चलिए तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर के बारे में थोड़ी बातचीत की थी। अल्फा बीटा बीटा पैरामीटर भी देखा था और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश किया था हम लोगों ने, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग आखिर करते कैसे हैं, ठीक है। बायसिंग क्या होती है ट्रांजिस्टर में? असल में ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जब भी ट्रांजिस्टर को आप यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक एबनॉर्मल सी चीज आपको दिख रही होगी कि सिंपल पीएन जंक्शन की तरह आप इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ रहे हैं। आप ट्रांजिस्टर में यहाँ पर ऐसे एक इनपुट टर्मिनल बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर मतलब बायसिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर रह रहा है, यहाँ पर भी आउटपुट टर्मिनल बना है। ये इनपुट आउटपुट है क्या? क्यों ऐसा क्यों बना रहे हैं? हम नॉर्मल डायोड की तरह इसको क्यों नहीं सिर्फ बैटरी से जोड़ रहे हैं? अगर बैटरी लगा दी है तो अब इनपुट क्या है ना? ये इनपुट क्या है हम आपको बताए हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा चंद्रेश मणि त्रिपाठी पहली बार जुड़े हैं। चंद्रेश मणि त्रिपाठी नाम पहली बार सुन रहे हैं। सर वो अंशिका है, भाई का नाम था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए ये जो इनपुट है ना, इनपुट एक सिग्नल है और आउटपुट भी एक सिग्नल है, ठीक है। कोई सिग्नल आप इनपुट कर रहे हैं, उसका एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट में आपको मिल रहा है, ठीक है। यहां पर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज करते हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि एम्पलीफायर जब आप जान जाएंगे तो ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग भी आप जान जाएंगे कि आखिर इसको सर्किट में क्यों जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक। तो ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग करते हैं, यानी कि ये जो बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे भी एक बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी लगाने का क्या तरीका है, किस मेथड से लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, उसी को बायसिंग कहते हैं। अब ये बायसिंग जरूरी क्यों है आप समझ गए ना। पहली बात तो ये हम बताएं कि ये इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट भी एक सिग्नल है, ठीक। ये कैसे होगा? ये इनपुट जैसे मान लीजिए आपने एक एसी सिग्नल दे दिया, ऐसा आपने एक एसी सिग्नल यहाँ लगा दिया, उसी के साथ आप डीसी भी लगाएंगे, उसी के साथ आप डीसी भी लगाएंगे, ठीक है। और आउटपुट में आपको इसका एम्पलीफाइड वर्जन मिला। एम्पलीफाइड मतलब एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया, ठीक। एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी फेज की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा फेज भी चेंज हो जाता है कभी कभी। कुछ केसेस में फेज भी चेंज हो जाता है, ठीक। तो देखिए इनपुट आप इतना बड़ा एम्पलीट्यूड दिए थे और आउटपुट आपको इतना बड़ा एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसी को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट भी सिग्नल्स ही हैं। सिग्नल यानी कुछ आप लगाए हुए हैं, कोई सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन बायसिंग अलग चीज है। क्यों बायसिंग कर रहे हैं, सवाल ये है बायसिंग क्यों कर रहे हैं। तो जवाब इसका ये है कि ट्रांजिस्टर को हमेशा आप क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। आप गन्ने की मशीन देखे हैं ना, गन्ने की मशीन आपने देखा होगा। गन्ने की मशीन में गन्ना डालने के लिए इनपुट होता है और रस निकालने के लिए आउटपुट होता है, लेकिन मशीन चलती रहनी चाहिए। बात समझ में आ गया? यहां से आप गन्ना डाल रहे हैं, यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन मशीन चलाने के लिए, इस मशीन को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक। और ट्रांजिस्टर को एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी बायसिंग करते हैं। इसकी डेफिनेशन तो बहुत अजीब सी है, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन हम पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि असल में बायसिंग का अर्थ क्या है, ठीक। आइए इसकी डेफिनेशन जरा हम आपको पढ़ के बताते हैं। लिखा है इसकी डेफिनेशन में कि द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है। द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल, आपको बुक में ऐसे ही मिलेगा, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ठीक। एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे आप जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट बहा सके और
कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को आप मेंटेन रख सके, ऐसा अरेंजमेंट ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहलाती है। ठीक है, जो सर्किट ट्रांजिस्टर एक बार पुनः बताते हैं आपको ये समझ में नहीं आने वाला है एक बार पुनः हम इसको समझाएंगे दूसरे तरीके से। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट और कॉमन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जो भी आप सर्किट, जो भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर की बायसिंग है, और जो सर्किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस सर्किट को बायसिंग सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, बुक वाली डेफिनेशन है। असल में बायसिंग क्यों जरूरी है क्या आखिर? तो देखिए जीरो सिग्नल क्या होता है सर? देखिए फिर आप हम कह रहे हैं अभी हम शुरू कर रहे हैं, कैसे हम अभी पूरा सब कुछ आपको बता दें? अभी हम सब कुछ आपको बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा अभी तो हम शुरू भी नहीं किए हैं, तो हम कैसे आपको बता दें तुरंत? देखिए असल में ये कह रहा है, ये डेफिनेशन कह रही है कि आपको मेंटेन रखना है कुछ, VCE मेंटेन रखना है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मेंटेन करना है। ठीक, आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज होता है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कल ही इस बात की चर्चा किए थे। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक और चीज आपको बताए थे, ये कट ऑफ रीजन होता है, ऐसे करके आता है, ये वाला जो रीजन है ये सैचुरेशन रीजन है, और ये जो बचा हुआ पूरा रीजन है ये एक्टिव रीजन। ये रीजन क्या क्या है, कैसे है, ये सब हम बताएंगे। पर ये बताए थे आपको, नाम बस लिए थे कि ये कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है और ये एक्टिव रीजन है। ट्रांजिस्टर काम कब करेगा? जब वो एक्टिव रीजन में हो, कट ऑफ में नहीं करेगा, सैचुरेशन में नहीं करेगा। ठीक, तो एक्टिव रीजन में रखने के लिए ट्रांजिस्टर को आपके लिए बायसिंग जरूरी है। कैसी बायसिंग? इनपुट आप फॉरवर्ड बायस में दे रहे हैं और आउटपुट यानी कि जो कलेक्टर जंक्शन है ना कलेक्टर, उसको आप रिवर्स बायस में दिए थे। ठीक, जब इनपुट फॉरवर्ड बायस में था यानी कि बेस एमीटर जंक्शन, तो वो फॉरवर्ड बायस में था और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में था, तब आपको एक्टिव रीजन मिला था। ठीक है, तो एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर काम करे। अगर मान लीजिए आप इधर से कोई इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो उसकी बायसिंग गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नेट इसका पॉजिटिव मिलके कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट फॉरवर्ड बायस्ड हमेशा हो और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस हो, इसके लिए हमको प्रॉपर डीसी की बायसिंग करनी जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखिए क्या होगा, आप इनपुट में कोई सिग्नल लगा रहे हैं। ठीक है, इनपुट में आप क्या लगा रहे हैं? सिग्नल। ये सिग्नल एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। इसी के साथ आप क्या करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। अब इसका मान लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनपुट बढ़ गया। ठीक, बेस करंट बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगा सब कुछ। ठीक, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कुछ ज्यादा ही ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा? नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो बेस इफेक्टिवली नेगेटिव हो जाएगा और एमीटर इफेक्टिवली पॉजिटिव हो जाएगा। आपका बायसिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बायसिंग गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको बायसिंग गड़बड़ ना हो, ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में रहे, इसके लिए आप प्रॉपर डीसी बायसिंग करके ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं। ठीक, अब देखिए बायसिंग का मतलब समझ में आ गया, आखिर आप क्यों कर रहे हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग, क्यों अलग से पढ़ रहे हैं? समझ में आया? सर केवल एक्टिव में रखने के लिए हम लोग बायसिंग कर रहे हैं। हाँ, केवल एक्टिव में रखने के लिए।
अगर आपने बायसिंग अच्छे से नहीं की है, आपने प्रॉपर वोल्टेज नहीं मेंटेन किया हुआ है, तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर कभी सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा, क्योंकि इनपुट में भी तो आप कोई सिग्नल दे रहे हैं, कोई वोल्टेज दे रहे हैं। अगर आपने दे दिया कोई इनपुट में कोई सिग्नल, कोई वोल्टेज, तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन से कहीं सैचुरेशन रीजन में ना आ जाए, कहीं कट ऑफ रीजन में ना आ जाए। ठीक है, और कट ऑफ सैचुरेशन रीजन में आने के लिए उसको क्या करना है, VCE। आप देख रहे हैं ये कैसे ग्राफ बनता है, IC और VCE। ठीक, VCE अगर यहां पहुंच गया, VCE अगर यहां पहुंच गया और इससे पीछे आने लगा VCE, तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में पहुंच जाएगा, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये सैचुरेशन रीजन में पहुंचते ही ट्रांजिस्टर समझिए बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। ठीक, तो काम करना बंद। तो आपको मेंटेन क्या करना है, उसमें एक वर्ड लिखा है मेंटेन करना है, VCE आपको मेंटेन करना है। ठीक है, VCE आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब समझ में आ गया ना, कि VCE से आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज से आप नीचे नहीं आ सकते। अगर नीचे आ गया तो बायसिंग गड़बड़ हो गई, एक्टिव रीजन से ट्रांजिस्टर कहीं और चला गया। ठीक है, और देखिए सिग्नल कैसे कैसे फ्लो होता है। जो आप बेस देखते हैं, बेस है, एमीटर, कलेक्टर, ये तीन चीजें हैं। आप जानते हैं कि बेस में बहुत कम करंट बहती है। ठीक है, ये जो IB है वो IB, IC और IE इन दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। तो कहीं ऐसा आप बायसिंग ना कर दें, कहीं इनपुट के साथ या बेस के साथ आपने ऐसा बायसिंग न कर दिया हो कि बेस में बहुत जबरदस्त करंट बहने लगे। अगर ऐसा होगा तो भी, बेस में अगर ज्यादा करंट बहेगा तो भी ट्रांजिस्टर की बायसिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, कलेक्टर करंट कम होने लगा या कलेक्टर करंट में जबरदस्त वेरिएशन होने लगा, ठीक है, कलेक्टर करंट को स्टेबलाइज करना भी जरूरी है। ठीक है, इसके लिए भी आपको प्रॉपर बायसिंग की जरूरत है। बात समझ में आ गया। तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना ही सबसे बड़ा एम है आपको प्रॉपर बायसिंग का। अब एक सवाल है कि डीसी बायसिंग क्यों करते हैं, क्यों नहीं एसी बायसिंग कर देते हैं। तो एसी बायसिंग का खुद ही भरोसा नहीं है भैया, एसी बायसिंग तो खुद ही बदलती रहती है ना, एसी बायसिंग खुद ही बदलती रहती है। डीसी बायसिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर वोल्टेज ऊपर नीचे आपने लगा दिया है तो बायसिंग फिट है। ठीक है, इसीलिए हम डीसी बायसिंग उसका नाम देते हैं कि डीसी बायसिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट बायसिंग है। चलिए, तो ये था बायसिंग का उद्देश्य, बायसिंग क्या होता है। असल में जो आप बायसिंग बायसिंग चिल्ला रहे थे उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है, वो ये था कि सिर्फ बायस कर देना जरूरी नहीं है, प्रॉपरली बायस करना जरूरी है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग, जिसमें 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आइए देखते हैं। तो हेडिंग रहेगी ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक, देखिए 3 तरीके से आप बायस कर सकते हैं। अभी आपको बता दिए ना, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग का आपको मतलब ये है कि जीरो कलेक्टर करंट आपको फ्लो करना चाहिए, VCE आपका मेंटेन रहना चाहिए, इसी को ट्रांजिस्टर बायसिंग कहते हैं। इसका असली मतलब भी आपको समझा दिए कि इसका अर्थ क्या है, क्या VCE मेंटेन है, IB कितना होना चाहिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो डेफिनेशन तो 2 ही लाइन की है पर अर्थ इसका ज्यादा बड़ा है। ठीक, अब देखिए सर, इसको मेंटेन करने के लिए क्यों सर जो है आप बेस इमीटर को ही फॉरवर्ड वाइज रख सकते हैं, मेंटेन करने के लिए उस कलेक्टर बेस को नहीं फॉरवर्ड वाइज कर सकते हैं। कलेक्टर को आप फॉरवर्ड बायस क्यों कर सकते हैं? जब आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस आप कैसे कर सकते हैं, बताइए। जैसे सर मेंटेन करने की बात है ना इसमें, तो मेंटेन तो उससे भी कर सकते हैं ना हम लोग। आपको एम्प्लीफिकेशन चाहिए ना, आपको कुछ भी नहीं ना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? एम्पलीफिकेशन के लिए ये जरूरी है, ये दो रूल्स जो है कि बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर रिवर्स बायस हो, एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी है। अगर आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन में लीजिएगा तो कुछ होगा ही नहीं, क्या फायदा उसका। आप कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बायस में ले लीजिए तो फिर उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, एम्पलीफाई होगा ही नहीं, तो क्या फायदा उसका। आपको पता है कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस में करने का क्या मतलब है? बताते हैं आपको। सुनिए, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ये पी हो, ये एन है, ये एन है। असल में आप लोग अभी एम्पलीफायर नहीं पढ़े ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। एम्पलीफायर के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा मिलता है, इनपुट रेजिस्टेंस कम मिलता है, आउटपुट रेजिस्टेंस अधिक मिलता है। ठीक, तो वोल्टेज कैसे अधिक हो जाता है? बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए कैसे अधिक हो जाता है। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है। मान लीजिए एक थोड़ी सी ही करंट आपकी बह रही है कम रेजिस्टेंस में, आर लो, मान लीजिए लो LOW, तो ये V कम आएगा। और अगर मान लीजिए आउटपुट को आपको इतनी ही करंट बहुत हाई रेजिस्टेंस में बह रही, ये 10 ओम हो और ये 1000 ओम हो, तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, मिलेगा ना, आउटपुट वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा। सेम करंट के लिए आपने सेम करंट फ्लो कर दिया, आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस हाई हो गया तो आपको आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिल गया। समझ गए? आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलने का मतलब क्या है? वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफायर का यही बेसिस है। ठीक, तो हम तब से कह रहे हैं कि एम्पलीफायर की तरह ही इसको यूज करते हैं। तो कुछ चीज मान भी लीजिए कि सर ऐसे ही होता है। यस सर, ठीक है सर, एम्पलीफायर। अब अगर जब आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो कॉमन एमीटर में कलेक्टर और एमीटर को आप रिवर्स बायस में इसलिए करते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में इसका आउटपुट रेजिस्टेंस, इस जंक्शन का आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से आपको ये I इंटू आर का प्रोडक्ट बहुत अधिक मिलता है, और अधिक मिलने की वजह से एम्पलीफिकेशन होता है इस जंक्शन पे, आउटपुट जंक्शन पे। अब आप बोल दीजिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए, वैसे भी ले सकते हैं, कीजिए, तो उसको आप कोई नया डिवाइस जनरेट कीजिएगा, एम्पलीफिकेशन तो नहीं हो सकता उससे। ठीक है, तो जो बताया गया है वो नियम नहीं है, उसी तरह कीजिएगा तो एम्पलीफिकेशन होगा, इसके अलावा क्या होगा। बात समझ में आ गया? सर और एसी, और सर एसी और डीसी बोले हैं, वो डीसी और एसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अब डीसी और एसी जैसा क्वेश्चन आप करने से पहले एक बार आप सोचे नहीं कि आप क्लास 12th में पढ़े उड़े हैं कि नहीं डीसी, आप डीसी पूरा नहीं पढ़े सर, हुए जैसे हैं। बोले डीसी डायरेक्ट डीसी बाइसिंग कर रहे हैं उसमें, तो एसी नहीं डीसी कर। बायसिंग मतलब आप एक बैटरी लगा दीजिए, और एसी बायसिंग मतलब आप एसी सोर्स लगा दीजिए। इससे ज्यादा आप 11th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं, और उसके बाद आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। डीसी और एसी में हम आपको क्या बताएं, आप बताइए। ठीक है इससे सर, क्लियर है। इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएं। डीसी क्या होता है? डीसी बायसिंग मतलब आप डीसी वोल्टेज लगा दिए, मतलब कोई बैटरी लगा दिए डीसी सोर्स, और एसी बायसिंग मतलब आप कोई एसी सोर्स लगा दिए, बात खत्म। इससे ज्यादा क्या होगा? आगे बढ़े, देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग में हाँ सर, कंटिन्यू आगे। पहले दो तरीके का मेथड है। एक मेथड होता है जिसका नाम है, क्या हुआ, बेस रेजिस्टर मेथड। ठीक है, बेस रेजिस्टर मेथड, ठीक है। और एक मेथड है जो एक बेस रेजिस्टर मेथड है, और एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है बायसिंग विद फीडबैक रेजिस्टर। फीडबैक रेजिस्टर,
ठीक, ये दो तरीके के मेथड है जिनको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, क्योंकि ये सिलेबस में पूछे नहीं गए कभी भी, बस हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको कहीं कहीं ये मिल जाएंगे, है ना। बेस रजिस्टर मेथड में क्या करते हैं, आप प्लस वीसीसी लगा दीजिए कहीं पर, प्लस वीसीसी, ठीक है। इससे आप क्या कीजिए, ये आरसी है, रेजिस्टेंस फॉर कलेक्टर टर्मिनल, ये आर ई है, ये बेस टर्मिनल है, ये आर बी है, और आर बी किलो ओम के ऑर्डर का है, ठीक है। आर बी किस ऑर्डर का है, किलो ओम के ऑर्डर का, ठीक। यहाँ कलेक्टर करंट आईसी बहेगी और यहाँ आई बी बेस करंट फ्लो होगा, देख रहे हैं आप। और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आप क्या लेंगे, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आप इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये प्लस वीसीसी है और ये ग्राउंड है, ग्राउंडेड है ये, ठीक, यानी यहाँ 0 वोल्टेज है। इसमें क्या हुआ आपका कि आपको कलेक्टर और एमीटर करंट से कुछ नहीं करना है, बेस करंट आप ध्यान से देखिए, बेस करंट में ये प्लस वीसीसी है और ऐसे होके आया है, फिर ग्राउंड हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो देखिए किलो ओम के ऑर्डर का है, यानी बहुत अधिक रेजिस्टेंस है। बहुत अधिक रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी, ठीक। करंट कम होगी यानी आईबी क्या होगी, कम होगी, बेस करंट कम होगी, लेकिन कलेक्टर करंट और एमीटर करंट जो होगा आईई, एमीटर करंट वो अपना मिली एम्पियर के फॉर्म में फ्लो होगी, ठीक। तो ये बेस रजिस्टर मेथड है, सिर्फ इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। ये ऐसा भी आ सकता है कभी सर्किट में, तो इसको घबराना नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायसिंग। अगला है बायसिंग विथ फीडबैक रजिस्टर, जिसको आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे नॉट गेट। इसमें ऊपर प्लस वीसीसी लगा देते हैं, ये आरसी रहेगा, ये ग्राउंड है, आर ई है, ये है आपका आई बी। अब देखिए यहां पर ही क्या करते हैं, इसको फीडबैक रजिस्टर कैसे कहते हैं, ये आया ना एक रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, इसको जाना चाहिए कलेक्टर करंट बन के, लेकिन इसी में से थोड़ा सा करंट हम ले लेते हैं, ठीक, इसी में से थोड़ा सा करंट ले लेते हैं और उसको पास करा देते हैं एक बहुत हाई रेजिस्टेंस से, आर बी, ये भी किलो ओम के ऑर्डर का है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, इसमें से आई बी फ्लो होगी, मान लीजिए यहां से टोटल करंट आई आ रहा था, तो आई कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आई एक पार्ट इधर चला जाएगा आई बी और एक पार्ट इधर चल जाएगा आई सी, ठीक। तो अब देखिए इसी आई में से आप एक पार्ट लिए थे और उसको फिर ले आके आईसी में जोड़ दिए, आईसी में जुड़ जाएगा ना, तभी तो आईसी प्लस आई बी इज इक्वल्स टू आई ई होगा, ठीक। इसीलिए इसको फीडबैक कहते हैं, फीड मतलब खिलाना होता है और बैक मतलब पीछे से, ठीक। तो यानी पीछे से सपोर्ट करना, फीडबैक देना, ठीक है, पीछे से सपोर्ट करना या फिर पीछे से अपोज करना, जो भी है, ठीक। तो फीडबैक रजिस्टर मतलब एक रजिस्टर लगा दिए, उसी के थ्रू फिर से आप ले आकर इसी करंट का कुछ पोर्शन इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये दूसरा मेथड है, इसमें भी इनपुट यहां से ले लेते हैं, ठीक, और आउटपुट इसके अक्रॉस ले लेते हैं। देखिए ये भी किलो ओम के ऑर्डर का है, इसलिए आई बी क्या होगा, आई बी माइक्रो एम्पियर में होगा, बहुत कम होगा, ठीक। तो दीज आर टू मेथड्स फॉर बायसिंग, ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए। एक बार ध्यान से आप देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस है, प्लस वीसीसी, ये ग्राउंड है। आप देखिए कॉमन एमिटर में ये चीज है पी टर्मिनल, ये एन है, ये एन है, ठीक। कलेक्टर एन है जिसको पॉजिटिव से जोड़ा गया है, ठीक है, और ये बेस क्या है, पी है, इसको पॉजिटिव से जोड़ा गया है। एमीटर एन है, इसको नेगेटिव से यानी ग्राउंड से जोड़ा गया है। तो देखिए बेस एमीटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है ना, पी को पॉजिटिव से जोड़ा गया है और एन को नेगेटिव से जोड़ा गया है। और कलेक्टर जंक्शन क्या है,
कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में, क्योंकि n को किससे जोड़ा गया है? पॉजिटिव से। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये दो मेथड्स आपको पढ़ने नहीं है, बस कभी आ जाएंगे एग्जाम में, तो अभी तक नहीं पूछा है ना? एग्जाम में नहीं पूछा, एग्जाम में इसके अगला वाला मेथड पूछा है। सर इसमें VCE वोल्टेज कौन सा होगा? VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ना? हाँ सर, हाँ हाँ, उसको अभी हम बता देते हैं। यस सर, यस। अभी पोटेंशियल डिवाइडर मेथड पढ़ाएंगे, तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है, जो सबसे वर्सेटाइल मेथड है, वो है पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। ठीक, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड देखिएगा जरा। नाम से ही क्लियर है कि पोटेंशियल कहीं पे इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें पोटेंशियल कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। कैसे बनता है जरा गौर से देखिएगा। सिमिलर है, बस आपको ये RC है जिससे IC फ्लो होगा, ऊपर आपने प्लस VCC लगा दिया है, ये आपका RE है, IE फ्लो हो रहा है, ये बेस है, और बेस में क्या करते हैं, एक रजिस्टर यहां लगाते हैं और दूसरा रजिस्टर यहां लगाते हैं, ये है R1, ये है R2। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर बहुत हाई रेजिस्टेंस के नहीं है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है, जैसा ये है वैसा ही ये है, इसमें बह रही है IB। ठीक, मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 है। इस जंक्शन, जैसे ये P है और ये N, एक जंक्शन बनेगा ना, इस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VBE, बेस एमीटर वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है? VBE, इसको कहते हैं VBE। ठीक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसको आप क्या कीजिएगा? VC, क्योंकि C के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, कलेक्टर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। ठीक, ये जो C कलेक्टर और एमीटर है, कलेक्टर और एमीटर कॉमन है ना? देखिए इसमें ऐसा होगा, बेस इस तरफ है, ये एमीटर है, ये बेस है, बेस को और एमीटर को एक से जोड़ा गया, एमीटर और कलेक्टर को एक से, तो एमीटर कलेक्टर का एक जंक्शन बनेगा। ठीक, तो एमीटर कलेक्टर में जो जंक्शन है, उस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VCE। ठीक, इस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो होगा VCE, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VE। ठीक, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VE, कलेक्टर एमीटर जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VCE, रजिस्टर के RC यानी कलेक्टर वाले रजिस्टर के अक्रॉस VC, ये जो R2 के अक्रॉस है उसको V2 कह दिए। ये जंक्शन बेस और एमीटर के अक्रॉस जो है वो बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक है, मान लीजिए ये करंट जो है वो I है। ठीक, अब देखिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर मेथड क्यों कहा जाता है, गौर से सुनिएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, RC के अक्रॉस आएगा कोई करंट आएगी IC, और वो IE में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर देगी अपना। ठीक, IB कम कैसे हुआ, सवाल यही है ना, IB को हमको कम रखना है, कैसे कम हुआ IB? तो यहां पर क्या वोल्टेज लग रहा होगा इस टर्मिनल पे, चूंकि ये पूरा VCC वाली लाइन है, तो ये भी यहाँ पे भी VCC लग रहा है। ठीक, प्लस VCC लग रहा है, ये प्लस VCC ऐसे आ रहा है। ठीक, कुछ पोर्शन यहां जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे आ जाएगा। अब सवाल ये है कि कुछ पोर्शन यहां क्यों जाएगा? ठीक, यहां क्यों जाएगा? क्योंकि ये डायरेक्ट इसको जीरो ग्राउंड से जोड़ दे रहा है, ग्राउंड से जोड़ दे रहा है, इसलिए पूरा का पूरा, क्योंकि बेस करंट बहुत कम होती है। ठीक, बेस करंट बहुत कम होती है, इसलिए आप ये मान सकते हैं कि ये जो I करंट आ रही है ना, यही पूरी करंट डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक, इस जंक्शन पे नहीं आएगी। ओके,
डायरेक्ट ये ग्राउंड में जा रही है, इस जंक्शन पे नहीं आ रही है, इसका मतलब यहां पर भी जो करंट होगी वो क्या होगी, आई, लगभग आई है। ठीक है, उसी में से एक बहुत कम पोर्शन IB बाहर निकल गया है, जो कि बहुत कम होगा। ठीक, क्योंकि अब देखिए क्या हुआ, आई करंट ही इन दोनों में फ्लो हो रहा है, आई करंट ही। तो आप देखिए जो प्लस VCC और ग्राउंड जीरो, प्लस VCC और ग्राउंड जीरो, इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं, 2। एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2। ठीक, तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल प्लस VCC का जो पोटेंशियल है वो R1 और R2 रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहला V1, दूसरा V2। ठीक, V1 प्लस V2 कितना होगा, V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, प्लस VCC के। चूंकि पोटेंशियल इन दोनों रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए इस मेथड को क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। नाम क्लियर हो गया, क्योंकि पोटेंशियल इन दोनों रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए इसको कौन सा मेथड कह रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आइए जरा देखते हैं, क्योंकि आई करंट ही इसमें पूरा फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो V2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप पूरे को क्या लिख सकते हैं, आई कितना होगा, आई करंट किसके बराबर होगा, आपने VCC वोल्टेज लगाया है और टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है, R1 प्लस R2, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज करंट। तो V2 कितना होगा, V2 आप लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल्स टू IR2, आई कितना है, VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। आई करंट कैसे निकलेगा, R1 और R2 में डायरेक्ट करंट फ्लो हो रही है, तो आई करंट फ्लो हो रही है, R1 प्लस R2 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो VCC अपॉन R1 प्लस R2। और V2 क्या होगा, IR2, आई की वैल्यू रख दिया, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, आगे बढ़े। सर आई जो है जंक्शन के पास आके डिवाइड नहीं हो रहा है क्या, बोल तो रहे जंक्शन के पास, चूंकि बेस करंट बहुत कम है ना, IB बहुत कम है, IB, इसलिए आई ही मान लेते हैं कि आई इसमें भी जा रहा है। ठीक है, समझ में सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर, वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस तो मेरा आ रहा है। नहीं सर आ रहा है। क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक, अब देखिए जरा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं दो जगह पर। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर आपको समझा दे रहे हैं, फिर आपको नोट से भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, ये माइनस है, माइनस या जीरो है, यहाँ क्या है, ये प्लस है, प्लस, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो ये जो है रेजिस्टेंस है, इसको कौन सा रेजिस्टेंस है, ये जंक्शन का रेजिस्टेंस है। तो इस जंक्शन पे चूंकि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। फिर देखिए ये आ रहा है रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, अब इस मैश में एक लूप बन रहा है ना, एक लूप बन रहा है, इस लूप में अगर आप लगाएं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहेगा, प्लस माइनस है, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन आप ले लेते हैं। ठीक, देखिए ये प्लस माइनस इधर से है और ये प्लस माइनस इधर से, ये दोनों ऐड होगा जो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये सोर्स है और ये दोनों यहाँ पर हो रहा है, तो हो जाएगा, देखिए इस मैश में आप किरचॉफ वोल्टेज लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू VBE प्लस ये है आपका VE। ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू VBE प्लस VE, यहाँ पे आके फिर से ये माइनस हो गया, यानी जीरो हो गया, ग्राउंड हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर ये लाइन लिख सकते हैं। अब चूंकि V2 क्या है, V2 तो आपको पता है ये है। ठीक, VBE, ठीक है, VE क्या होगा, VE होगा आपका IERE, V2 इज इक्वल्स टू
VBE प्लस IERE। ठीक, और देखिए यहाँ से सर, हाँ सर एक बार बता दीजिए साइन कैसे लिए हैं? साइन देखिए ध्यान से सुनिए एक बार, ये पॉजिटिव है ना, ठीक, ये पॉजिटिव है, तो ये जो आपका रेजिस्टर है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। फिर जो ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर में भी है पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, ये वोल्टेज ड्रॉप है। फिर यहां से आया, ये भी एक रेजिस्टर है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये जंक्शन का रेजिस्टर है, ठीक है, जंक्शन में भी तो एक रेजिस्टेंस होगा, उसके बारे में कहें। फिर ये एक रेजिस्टर है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इस मैश में आप चलना शुरू कीजिएगा, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन आप पॉजिटिव ले लिए, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप फिर साइन पॉजिटिव ले लिए, और फिर आप ऐसे आते घूमते ना, लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे घूमते हैं, तो घूमते तो ये क्या आता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप इसको क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे VBE प्लस VE माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते तो उसी को हम क्या लिख दिए हैं, VBE प्लस VE इज इक्वल टू V2। क्लियर है?